नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पाठ आनुवांशिकी पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने आनुवांशिकी का परिचय देखा था और मेंडल का जीवन परिचय देखा था, जो कि आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। आज हम इस पाठ में मेंडल को प्रयोगों में सफलता क्यों मिली, उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना और आनुवांशिकी की कुछ शब्दावली को हम देखेंगे। मेंडल के प्रयोग की सफलता के कारण मेंडल ने एक समय में एक या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे मेंडल ने जब प्रयोग किए तो उसने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधे में भी उसने एक बार में जैसे उसने लंबाई ले ली तो लंबाई का ही अध्ययन किया, अन्य बातों का अध्ययन नहीं किया। लंबाई के अंतर्गत उसने लंबापन और बौनापन देखा। इसी प्रकार पुष्पों का रंग लिया तो उसने केवल पुष्पों का रंग देखा, फिर लंबाई या अन्य कारकों को उसने नहीं देखा। और इसी तरह से आगे चलकर उसने दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का भी अध्ययन किया, जैसे बीजों का आकार और रंग। तो इसका भी उसने अध्ययन किया। लेकिन मेंडल से पहले के जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एक समय में अनेक लक्षणों का अध्ययन किया और उनसे उनका अध्ययन जटिल हो गया और उनके निष्कर्ष जो थे वो ज़्यादा जटिल थे, इसलिए उनको सफलता नहीं मिल सकी। मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों में प्राप्त भिन्न भिन्न पीढ़ियों के उपजातियों के परिणामों का रिकॉर्ड रखा। उसने अलग अलग पीढ़ियाँ, जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी जो संतानें हुई, और उन संतानों में जो बदलाव आए जिन्हें उपजाति कहा गया, उनके सारे परिणामों को उसने एक रिकॉर्ड के रूप में रखा। प्रयोग के आंकड़े पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे किए गए। उसने ऐसा नहीं किया कि एक लंबा पौधा ले लिया मटर का और एक बौना पौधा ले लिया और उनके मध्य में संकरण करवाया और उसने पाया कि सभी पौधे लंबे होते हैं। संतान जो पहली फर्स्ट पीढ़ी आती है उसमें सभी पौधे लंबे होते हैं और निष्कर्ष निकाल दिया कि एक लंबा और एक बौने में संकरण कराने पे सभी पौधे लंबे होते हैं। ऐसा उसने नहीं किया। उसने कई लंबे पौधे लिए और कई बौने पौधे लिए और दोनों के मध्य में जब संकरण कराया और उन संकरणों के जब परिणाम आए, उनका फिर उसने सांख्यिकी तौर पर विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला। मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक किया। इस बात को हम जो है आगे देखेंगे कि उसने पादप के चयन में
मटर का ही पौधा क्यों लिया, अन्य कोई पादप या जंतु क्यों नहीं लिया। मेंडल ने अपने प्रयोग को केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रखा कि उसने जो पहली पीढ़ी आई वहीं तक देखा, उसने दूसरी पीढ़ी का भी अध्ययन किया और तीसरी पीढ़ी का भी अध्ययन किया। यहाँ पर ये द्वितीय जो लिखा हुआ है उसको जब अपन लिखते हैं तो लिखते समय हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन लिखते समय अपन इस तरह से लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से ही पहचानें। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किए और उसमें प्रथम पीढ़ी आई, प्रथम पीढ़ी के बाद उसने प्रयोग नहीं रोके, उसने उन प्रयोगों को द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में भी ले गए और उसके जो परिणाम हैं उन पर निष्कर्ष निकाले। अवांछित परागकण, अवांछित का मतलब जो उसको नहीं चाहिए थे, जैसे मान लो वो लंबाई का अध्ययन कर रहा है तो पुष्प का रंग या फली का जो रंग है या फली का आकार है, पुष्प की स्थिति है, ये उसके लिए अवांछित थे, क्योंकि उसने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया तो उसने अवांछित परागकणों द्वारा परागण को रोकने की समुचित व्यवस्था की थी। ऐसा नहीं हो कि अवांछित परागकण से कोई फूल निषेचित हो जाए और उससे जो बीज प्राप्त हों उसमें वो अवांछित लक्षण आ जाए। तो मेंडल ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, अभी मैंने बताया था बच्चों कि ये देखो द्वारा लिखा हुआ है, ये भी वो का वही तरीका है, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते समय इस तरह से लिखेंगे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चयन के कारण क्या हैं? मटर 1 वर्षीय पौधा है, उसका जीवन चक्र छोटा होता है, 3 से 4 माह का होता है। इस 3-4 माह के दौरान वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होकर बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर उसमें फूल आ जाते हैं और फलियां आ जाती हैं और बीज लग जाते हैं और वो इसी दौरान मर भी जाता है। यानी कम समय में हम अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर अपन इसकी जगह मनुष्य को लें तो मनुष्य को जन्म लेने में 9 माह का समय लगता है। इसके अलावा 20 से 22 साल का समय उसके वयस्क होने में लगता है। फिर उसकी संतानों को देखेंगे तो अगर हमें मनुष्य लेंगे तो हमारे को लगभग 25 वर्ष एक पीढ़ी को देखने में लगेगा, जबकि मटर के पौधे का जीवन चक्र 3 से 4 माह का होने के कारण उसके अधिक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मटर को उगाना सरल है और इसकी अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। इसका पुष्प उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग हों, उभयलिंगी। यहाँ पर एक शब्द आया है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब इस पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र आता है। ये दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। मटर में अनेक विपरीत विभेद विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, कई लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल ने तब भी केवल 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ही चुना
और वो तुलनात्मक लक्षण इस प्रकार के थे कि उनमें प्रभावी और अप्रभावी मौजूद थे। देख लेते हैं हम कौन कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए उन्होंने। जैसे बीज का आकार, गोल जो बीज है वो प्रभावी लक्षण के अंतर्गत आता है और झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण में आता है। इसी प्रकार बीजों का रंग, पीला रंग का बीज प्रभावी लक्षण में आता है और हरे रंग का बीज अप्रभावी लक्षण में आता है। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी लक्षण के अंतर्गत आता है और सफ़ेद पुष्प मटर का अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत आता है। फली का आकार फूली हुई प्रभावी लक्षण, संकीर्णित फली अप्रभावी लक्षण। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ, मतलब जैसे अपन ये मटर का मैंने एक पौधा ले लिया, ये यहाँ पर इसकी पत्तियाँ लगी हुई है, इस तरह से पत्तियाँ लगी होंगी मटर के पौधे में, और इसमें जब फूल आएगा, वो फूल जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। इस स्थिति में इसमें जो फूल आएगा वो यहाँ पर आएगा, यानी पत्ती और तने के बीच में फूल आएगा। ये तो है कक्षस्थ स्थिति। और अग्रस्त के अंदर ये मटर का पौधा है, इसमें ये पत्तियां लगी हुई है और जो इसके अंतर्गत जो फूल आएगा वो शीर्ष भाग पर जाकर आएगा। तो ये हो गया हमारा अग्रस्त। पौधे की लंबाई, लंबापन प्रभावी लक्षण और छोटा या बौना जो है अप्रभावी लक्षण है। मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। इसके फूल का जो संरचना होती है, पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है कि इसका पुंकेसर और स्त्री केसर उसमें लगभग बंद की तरह स्थिति में होते हैं और पौधे में बाहर से परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये पौधे समयुग्मजी, यानी इसमें बाहर का प्रभाव दूसरे पौधे का या दूसरे पौधे के पुष्प का प्रभाव नहीं पड़ता है और लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध, फिर से एक बार शुद्ध जो लिखा हुआ है, जो इस तरह के शब्द आ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। हम शुद्ध जब कॉपी में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, शुद्ध बने रहते हैं। अतः मेंडल को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लक्षणों की शुद्धता प्राप्त हो गई। मटर में कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। उसके पुष्प को खोलकर पुंकेसर हटा दिए जाते हैं और दूसरे पुष्प के पुंकेसर से पराग इकट्ठा करके पहले वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया जाता है। तो इससे विपरीत पादपों में संकरण कराया जा सकता है
और हमें संकर पादप प्राप्त हो जाएंगे, जो कि जनन क्षम्य है, यानी उनमें भी बीज उत्पन्न होंगे, बीजों से पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो संकर पादप हैं वो जनन सक्षम हैं, उनमें बीज प्राप्त होते हैं और बीजों से पौधे प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मटर में स्वपरागण और परपरागण दोनों होता है। इसके पुष्प की संरचना इस प्रकार है कि अन्य किसी पुष्प के परागकण का प्रवेश कठिन है। जैसा मैंने बताया, इसका पुष्प जो होता है उसमें जो इसके जनन भाग हैं वो बंद रहते हैं लगभग, और इस प्रकार किसी दूसरे पादप द्वारा बाधा या हानि की आशंका बहुत कम है। अब हम आनुवांशिकी से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है उसको देखेंगे, जिसमें पहला शब्द बहुत बार आया है, जीन। कोशिका के अंदर का वह भाग जो किसी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करता है। आप देखिए, ये सेल लिखा हुआ है, सेल यानी कोशिका, और कोशिका के अंदर का वह भाग जो सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये है जीन। यह डीएनए का एक छोटा खंड होता है जिसमें आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। जॉनसन ने इसे जीन बोला और मेंडल ने इसे कारक या फैक्टर बोला। आनुवांशिकी से जुड़ी एक अन्य शब्दावली है लक्षण या विशेषक, ट्रेट। यहाँ पर चित्र में हम दो तरह की मटर देख रहे हैं, एक तो गोल और पीली मटर, दूसरी झुर्रीदार और हरी मटर। यह जो लक्षण नाम जो दिया है या विशेषक जो नाम दिया गया है, यह अभिव्यक्त लक्षण है, मतलब जो दिखाई देता है, हमें देखने से मालूम होता है। जैसे गोल और पीली मटर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ हमें झुर्रीदार और हरी मटर दिखाई दे रही है। जैसे मटर के पौधे की लंबाई, फूलों का रंग, बीजों की आकृति, ये सब लक्षण या विशेषक कहलाते हैं। जनक पीढ़ी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। संतति यानी संतान। संतान को प्राप्त करना है तो जिन पौधों को हम आपस में मिलान करवाएंगे, संकरण का मतलब दो के बीच में मिलान होगा, वो मिलान जिन पौधों का होगा वो पौधे जनक पीढ़ी कहलाएंगे। F1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति यानी संतान पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। इसी तरह F2 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी को F3 कहेंगे। युग्म विकल्पी या एलील, लक्षणों को नियंत्रण करने वाले जीन को एक या अधिक संभावित रूप हो सकते हैं जो गुणसूत्रों में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे पादप में लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई, इसके दो संभावित रूप हो सकते हैं, एक तो लंबापन और एक
बौनापन। पादप की लंबाई के लिए कैपिटल टी लंबापन। यहाँ पर जो कैपिटल टी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? लंबेपन के लिए आ रहा है। और स्मॉल टी जो आ रहा है वो बौनेपन के लिए आ रहा है। इसी प्रकार बीज का आकार आर बोला गया है गोल बीज के लिए, और स्मॉल आर जो बोला गया है वो झुर्रीदार बीज के लिए बोला गया है। तो युग्म विकल्पी मतलब लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के एक या एक से अधिक संभावित रूप। जैसे लंबाई को नियंत्रित करने वाले 2 जीन हो गए, एक तो लंबेपन कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सम युग्मजी अभी शुरुआत में आया था, हमने देखा था सम युग्मजी पौधों में लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है यदि एलील के जोड़े का मतलब दोनों एलील समान हों, जिसके अंदर दोनों एलील समान हों। यानी देखो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी आ रहा है, तो यानी दोनों जो एलील है, एलील कैपिटल टी और दूसरा एलील स्मॉल टी होता है, लेकिन दोनों एलील जब इसके अंदर कैपिटल टी आ गए या दोनों एलील स्मॉल टी आ गए या देखो इसमें आर कैपिटल आर और वाई, तो ये भी समान हैं। यानी जो उसके लक्षण को निर्धारित करने वाला एलील है, दोनों में कैपिटल आ रहा है या दोनों में स्मॉल आ रहा है, ऐसे जो एलील के जोड़े हैं वो समयुग्मजी कहलाते हैं। विषम युग्मजी एलील के जोड़े में दोनों एलील अलग अलग हों। जैसे देखो आप यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है और दूसरे में कैपिटल आर और स्मॉल आर आ रहा है, तो ये विषम युग्मजी हैं। ये ऊपर वाला जो मैंने बताया था ये शुद्ध रूप है, शुद्ध, क्योंकि दोनों समान हैं। और यहाँ पर विषम युग्मजी में ये शुद्ध नहीं है, ये संकर है। ये क्या है? संकर। अब हम स्वपरागण की और परपरागण की बात करेंगे। चित्र में आपको मटर का पुष्प दिखाया गया है और इस पुष्प में आप देखेंगे बैगनी कलर के पुष्प में जहाँ मैंने गोला बनाया है, ये जो भाग है, इस भाग के अंदर इसका जनन भाग है, यानी मादा भाग और नर भाग। मादा भाग स्त्री केसर भी इसी में बंद है और नर भाग पुंकेश्वर भी इसी में बंद है। और इसको जब खोल देते हैं तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा पुष्प। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि इसके पुंकेश्वर, ये देखो पुंकेश्वर, मैंने इस पे थोड़ा बड़ा करा है मैंने इनको, ये पुंकेश्वर है। इस पे पीले रंग के पराग चिपके होते हैं और ये पराग जो है ये इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और इनके गिरने से निषेचन की क्रिया हो जाती है। अब चूंकि पुंकेश्वर और वर्तिकाग्र एक ही फूल का है, तो उसी फूल के पुंकेसर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, तो ये क्रिया कहलाएगी स्वपरागण। और इससे जो बीज प्राप्त होंगे और बीज को बोएंगे तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी वो बिल्कुल एक तरह से शुद्ध पौधे उसी गुण के होंगे जो जनक पौधा है।
पर परागण में क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए क्या करा जाता है? स्वयं परागण को रोकने के लिए जो पुष्प की कली है, ये पुष्प है, इसकी कली में हमने जो पुंकेसर थे उनको पुंकेसर को कैंची से काट कर हटा दिया और केवल उसमें वर्तिकाग्र रह गया। पुष्प की कली को खोलकर जब वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हो पाता है, उससे पहले ही हम पुंकेसर को हटा देते हैं। तो यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। अब इसके अंदर, इस पुष्प के अंदर केवल वर्तिकाग्र है। और अब हम क्या करेंगे, दूसरे पुष्प का, ये वाला पुष्प ले लिया, इसका जो पुंकेसर है, वो पुंकेसर का जो पराग है वो इसके वर्तिकाग्र पे लाके डाल देंगे। तो ये जो क्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी पर परागण। और इससे जो फली आएगी, उस फली में दोनों तरह के जो पुष्प हैं या दोनों तरह के जो पौधे हैं उनके लक्षण विद्यमान होंगे, लेकिन वो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, वो आगे की पीढ़ियों में दिखाई देते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन परागण की ये, पर परागण की ये क्रिया हो गई। दोनों तरह के परागण मैंने आपको बता दिए, स्वयं परागण और पर परागण। दृश्य प्ररूप और लक्षण प्ररूप। किसी जीव के किसी एक या अधिक गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति, यानी वो जीव है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है, लंबा दिखता है कि बौना दिखता है, उसमें सफ़ेद फूल आते हैं या बैंगनी फूल आते हैं, उससे मिलने वाली मटर गोल है या झुर्रीदार है, ये सब बातें हम बाहर से देखकर, अपनी आँखों से देखकर पता कर सकते हैं। तो ये जो कहलाते हैं लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। जीन प्ररूप, जीनोटाइप, एक जीव की आनुवांशिक संरचना को जो नर या मादा अपने जनकों से वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं, यानी इसके अंदर उसकी जीन संरचना कैसी है। देखो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी ये लंबापन बताता है, आगे आपको पता पड़ेगा, और ये भी लंबापन बता रहा है, लेकिन दोनों के जीन अंतर है। एक में कैपिटल टी और कैपिटल टी है, जबकि दूसरे के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। जबकि ये है शुद्ध लंबा और ये है संकर लंबा। ये है संकर लंबा, ये वाला जो अपन ने देखा ये संकर लंबा है। और ये बौनेपन को बता रहा है। ये क्या है? बौना, शुद्ध बौना, क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं। इसी तरह से लाल के लिए या बैगनी के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। गोल के लिए भी कैपिटल आर करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। प्रभावी लक्षण, जब हम पहली पीढ़ी प्राप्त करेंगे तब हमारे को, अभी आगे हम प्रयोग करेंगे, इसके प्रयोग देखेंगे, तब हमें ये चीज़ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। वह लक्षण जो मेंडल के संकरण में, जब मेंडल ने जनक
का संकरण करवाया और पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लक्षण तो छिप जाते हैं और कुछ दिखाई देते हैं। जो पहली पीढ़ी के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा गया है। ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था में प्रभाव दिखाते हैं। कैसे? मैंने बताया था, समयुग्मजी कैपिटल टी और टी, और विषमयुग्मजी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों, ये तो शुद्ध लंबे हो गए और ये भी क्या हो गए, संकर लंबे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंतर्गत। प्रभावी लक्षण में एल हमेशा कैपिटल अक्षर में काम में लेते हैं, जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी और बौनेपन के लिए स्मॉल टी। तो प्रभावी लक्षण हमेशा कैपिटल टी के रूप में, या गोल के लिए कैपिटल आर, पीले रंग के लिए कैपिटल वाई। अप्रभावी लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर, वह लक्षण जो मेंडल के संकरण में प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, यानी दब जाते हैं, जो दब्बू प्रभाव के होते हैं, तो उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया है। यह केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रभाव दिखाते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि बौनापन जो है वो बौनापन समयुग्मजी अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन अगर विषमयुग्मजी में है तो ये बौनापन जो है ये छिप जाता है और पौधा कैसा नज़र आता है, वो लंबा नज़र आता है। ये चीज़ इसके अंतर्गत आएगी। प्रभावी लक्षण के एलिल हमेशा स्मॉल अक्षर से, अप्रभावी, ये गलत लिख गया हूँ मैं इसमें, प्रभावी लक्षण के जो एलिल हैं, अप्रभावी है ये, अप्रभावी, इसको आप सही कर लें, अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण के एलिल हमेशा स्मॉल अक्षर काम में लेते हैं, जैसे बौनेपन के लिए स्मॉल टी, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरे के लिए वाई। एकल संकर संकरण, जब एक ही प्रकार के विपर्यासी लक्षण, जैसे मैंने लंबा पादप ले लिया यहाँ पर, मैंने लंबा पादप ले लिया और लंबा पादप का देखो, अगर एल देखें तो कैपिटल टी टी, और बौनेपन का स्मॉल टी। जब इनमें संकरण कराया तो एक ही प्रकार के जो विपर्यासी लक्षण लिए और उसको उपयोग करके संकरण कराया गया, तो इस तरह का संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। जब हम जब दो प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का हम संकरण कराते हैं तो दुई इस तरह से लिखेंगे, ये दुई। दुई संकर संकरण कहलाएगा जब दो लक्षणों का, जैसे इसके अंदर, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। इसी प्रकार बहुसंकरण, जब दो से अधिक लक्षणों का संकरण कराया जाएगा तो वो बहुसंकर संकरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। अगली कक्षा में हम मेंडल का प्रयोग और
मेंडल के आनुवांशिक के नियमों के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।